क्यों अचानक इंडिया का मून 3 मुसीबत के बीच में फंस गया? रूस, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, साथ ही भारत ने अपने ट्रैकिंग उपकरण को क्यों सक्रिय किया? और अंत में मंगल गैलेक्सी की ओर चांद के लिए यात्रा करना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, चांद 3 जो भारत से बराबरी रवाना हुआ है, अंतरिक्ष में सक्रिय है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा अपने यात्रा में पूरी कुशलता के साथ दाएं मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो कौन सी समस्याएं हैं जो इसरो हमसे छुपा रहा है? और क्यों इसरो नहीं दे रहा है कि इस मिशन में हुए समस्याओं के डेटा लीक हो जाने की इजाजत? चांद 3 अंतरिक्ष में 40,400 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। चांद 3 अंतरिक्ष में पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में यह पृथ्वी के चारों ओर 5 चक्कर घुमाया, जिसमें यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से मुख्यतः दूर हुआ। और 1 अगस्त को इसरो ने एक बड़ी खबर दी कि उसने चांद 3 का इंजन फिर से चलाया। इसके साथ इसरो ने सफलतापूर्वक ट्रांस चंद्रयान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की है। देखो दोस्तों, यह चंद्रमा मिशन की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अगर इंजन कम या ज्यादा समय के लिए चलता तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को हाथ में नहीं लिया जा सकता था और यह अंतरिक्ष में दूर फेंक दिया जाता। और अगर यह एक गलत मानवर्ग में जाता है तो इसे ठीक करने के लिए बहुत समय और ऊर्जा लगेगी। इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इस मामले में अगर पैसे पूरे हो जाते हैं तो हम अगर चाहें भी चांद पर चंद्रमा नहीं भेज सकेंगे। लेकिन इसरो के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है और चांद को चांदनी स्थानांतरण वाले मार्ग पर भेजा है, यानी पॉइंट E LTT। द मून इस लॉन्ग हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है द मून के लिए अगले कुछ दिनों के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में चांद 3 के बारे में एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब अचानक नासा ने अपने नेटवर्क को अंतरिक्ष में घेर लिया है। अब फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी भी चांद पर नजर रख रही है और बेंगलोर के इसरो के टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क टीम के साइंटिस्ट भी चांद और संपूर्ण अंतरिक्ष पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ भयानक समस्याएं चांद तक की ओर जा रही हैं। चांद 3 का इंतजार कर रही है। इसके कारण दुनिया के सभी अंतरिक्ष विशेषज्ञों की दिल की धड़कनों में वृद्धि हुई है। दोस्तों, बैठे हुए हमें यह मिशन इतना आसान लगता है जितना दिखता है। वास्तव में यह दिन प्रतिदिन और मुश्किल हो रहा है। सो आओ, अब हम जानते हैं कि ये समस्याएं क्या हैं जो ISRO के साइंटिस्ट्स को अनिद्रा से जगा रही है और वो कैसे इन समस्याओं का सामना करेंगे और चांद 3 को चांद पर भेजने में सक्षम होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी चांद 3 एक यात्रा पर है जिसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। लेकिन यह दूरी चांद की ओर सीधी रेखा में है, जबकि चांद 3 चक्कर लगाकर पृथ्वी पर घूमेगा और चांद को पकड़कर चांद के हाईवे को पहुंचेगा। इसके बाद यह चांद पर भी एक चक्कर घूमेगा। इसका कारण है चांद इस मिशन में 3,30,000 किमी से भी ज्यादा की दूरी तय करने जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों, इस लंबी यात्रा की मिशन का समय सारणी बिगड़ गई है, या क्योंकि गलत मोड़ पर मिशन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। यह मिशन से संबंधित एक और बड़ी समस्या यह है कि चंद्रमा की ओर जा रहे लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर किसी भी चंद्रमा 3 के प्रभावहीन सैटेलाइट उल्कापिंड या फेरिस स्पेस वेस्ट से टकरा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में संचार के लिए, इंटरनेट और कई अन्य प्रयोगों के लिए हमने खगोल में हजारों छोटे और बड़े सैटेलाइट शुरू किए हैं और पृथ्वी के चारों ओर के उपग्रहों ने ऐसा एक जाल बना लिया है कि उनसे सीधे रास्ते में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ, इस समय अंतरिक्ष में लगभग 8,200 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 4,800 सैटेलाइट्स सक्रिय हैं, जबकि 3,400 से अधिक सैटेलाइट अब बंद हो चुके हैं और हम उन्हें स्थान पश्चिम के अलावा कोई स्थिति नहीं दे सकते। ये अप्रभावी सैटेलाइट्स भी खामोशी से अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम किसी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजते हैं या धरती पर वापस लाते हैं, तब हमें कुछ अंतरिक्ष यान के हिस्सों को वहीं छोड़ देना होगा।
जो कई हजार सालों से अंतरिक्ष में यहाँ वहां तैर रहे हैं। इस तरह दोस्तों, इन सैटेलाइट और स्पेस वेस्ट से निकलना एक बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह दोस्तों, अंतरिक्ष में चंद्रमा को बहुत कम 3 से कम तापमान से गुजरना पड़ रहा है, अर्थात -100 डिग्री से +100 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों, मुझे आपको बताना है कि अंतरिक्ष में कुछ प्रसिद्ध गांव होते हैं, धूमकेतु और कई बड़े गांव भी हैं जो उपस्थित होते हैं, जो अपने कई ऑर्बिट्स में चलते रहते हैं और कभी कभी वे अचानक अपनी मार्ग गति छोड़ देते हैं और उच्च गति से कई ग्रहों में टकराते हैं। यद्यपि पृथ्वी का छोटा क्षेत्र उन्हें कई बार दूर धकेल देता है और अगर वे इस वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वे हवा के प्रभाव से राख में बदल जाते हैं। लेकिन चांद को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बचाने के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं है। एक ही तरीके से ये गांव इस लंबी चंद्रमा की गैलेक्टिक हाईवे की यात्रा में भी एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। उसी तरह स्थान की धूल भी, जिसे खगोलीय धूल के रूप में भी जाना जाता है, चांद के लिए एक बड़ी समस्या से कम नहीं है, क्योंकि अगर इसमें टक्कर लग जाती है तो बहुत से अंतरिक्ष यान के संवेदक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अब आपको सोचना चाहिए कि क्या इसरो ने इन सभी समस्याओं के बारे में सोचा नहीं था? तो मुझे तुम्हें बताता हूं कि इसरो के वैज्ञानिकों के पास हमसे ज्यादा दिमाग है और उन्होंने इन समस्याओं से बचने के भी कई तरीके बनाए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने स्थान की धूल, उपग्रह अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में तैरते हुए पिंडों पर पूर्ण अनुसंधान और गणना की है और उन्होंने मून 3 की शुरुआत तारीख, मिशन मार्ग और गति चुनी है, इस प्रकार की वो यहाँ से वहाँ और इन वस्तुओं से नहीं हो रही है। इसके अलावा चांद के शरीर में 3 का भी यही ताकतवर सामग्री से बना हुआ है, जिसके कारण अगर ऐसी कोई चीज से टकराया जाए तो इसे और अधिक क्षति नहीं होनी चाहिए। और अपने आप को खाक के कणों से बचाने के लिए सभी उसके कारण पूरी तरह से मोड़ दिए जाते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि आगामी दिनों में चांद माँ की बाहर आएगा और चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा तक पहुंचेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चलो मुझे बताओ कि चांद पर चांद 3 के लिए पहले से ही कई समस्याएं इंतजार कर रही हैं और वैज्ञानिक इन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। चांद के स्तर पर मीटियोरॉइड्स का शोर हो रहा है। वहां छोटे से बड़े पिंडों से तेज बारिश होती है। यद्यपि ये पिंड धरती से गिरते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रभाव के कारण वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि चांद का वायुमंडल बहुत पतला होता है और वहां की गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से कम होती है। इस तरह दोस्तों, छोटे से बड़े पिंड महीने पर एक बहुत उच्च गति से गिरते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिंडों की रफ्तार 20 किमी प्रति सेकंड से 72 किमी प्रति सेकंड की गति के साथ चांद की वायुमंडल के साथ टकराती है, जो चांद पर बहुत सी तबाही और मजाकरी पैदा करती है। इस कारण पिछले कई मिलियन वर्षों से चांद की सतह के तालाब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान इस संघर्ष के कारण बहुत सारा धूल भी बनी हुई है, जो अंतरिक्ष यान के कैमरों और लेजर किरणों को अस्पष्ट बना देती है। हालांकि मित्रों, इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन किया है और पाया है कि जहां चंद्रमा के विक्रम लैंडर 23 अगस्त को उतरेगा, उसके पिंडों को वहां नहीं गिरेगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो उन्हें शीघ्र ही अपनी लैंडिंग साइट बदलनी पड़ेगी। इस कारण इसरो दुनिया में अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद भी ले रहा है। मुझे आपको बताना है कि इसरो के मुख्य ने मीडिया साक्षात्कार में कहा है कि चंद्रमा पर उतरने के अंतिम 15 मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पिछली बार इन आखिरी 15 मिनटों में चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा। उतरते समय विक्रम लैंडर की गति 8000 किलोमीटर प्रति घंटे से 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। इसके लिए वैज्ञानिकों को निरंतर लैंडर के साथ संवाद करना होगा और स्वतंत्र मोड पर इसके थ्रस्टर स्पीड को कम करने के लिए चालू और बंद किए जाने होंगे। इस तरीके से वैज्ञानिक यही आशा कर रहे हैं कि उनके पिंडों इस समय चांद पर नहीं गिरें, ताकि उनसे उड़ती हुई धूल न लैंडर के कैमरों को अस्पष्ट न कर दें और ताकि सेंसर्स पर कोई दबाव न हो। वेरस इस बार विक्रम लैंडर पहले वाले लैंडर से ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से यहाँ भटक रहा है और इसके द्वारा ली गई तस्वीरों का धन्यवाद हमें चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल का चयन करने में सहायता मिली। चंद्रयान 3 के एकीकृत मॉड्यूल चांद पर आभव में प्रवेश करता है तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उस पर अपनी आंखें रखेगा। मैं इस पर इशारा करता हूँ। कैमरा
ताकि यह सही जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि हमारी मिशन चंद्रयान 3 सुरक्षित उत्तरदायित्व के साथ सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। इसलिए यही है आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे जितना हो संभव शेयर करें और ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करें। धन्यवाद।